क्रॉसवर्ल्ड का चीफ मार्थर अपने ऑफिस में बैठा एक फाइल के मुताले में मसरूफ़ था कि मेज़ पर मौजूद फ़ोन की घंटी बज उठी। तो मार्थर ने चौंक कर फ़ोन की तरफ इस तरह देखा जैसे कन्फर्म कर रहा हो कि वाकई उसी फ़ोन से घंटी बज रही है या बाहर कहीं से आवाज़ आ रही है, और फिर उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, मार्थर ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। डैनी बोल रहा हूँ, पाकिस्तान से। दूसरी तरफ से डैनी की आवाज़ सुनाई दी तो मार्थर बेख्तियार उछल पड़ा। हाँ, क्या रिपोर्ट है? काम हो गया है मुकम्मल? मार्थर ने तेज लहजे में कहा। हाँ, काम तो मुकम्मल हो गया है, लेकिन नतीजा हमारे हक में नहीं निकला, दूसरी तरफ से डैनी ने कहा। तो मार्थर के चेहरे पर हैरत के तसरात ऊपर आए। क्या मतलब? क्या नतीजा निकला है? खोलकर बात करो, मार्थर ने इस बार कदरे होशीले लहजे में कहा। राशोर इलाके में सीटी फैक्ट्री में खसूसी मशीनरी से 2 किलोमीटर लंबी सुरंग भी कामयाबी से खोदी गई और माहिरीन मादनियात इस सुरंग के जरिए उस सपाट तक पहुंच गए जहां बेरिलियम की निशानदेही की गई थी और किसी को कानो कान खबर तक न हुई। वहां जब जेर ज़मीन मशीनरी के जरिए चेकिंग की गई तो वहां चंद 100 ग्राम धात मौजूद थी, और वो भी इंतहाई नाकिस हालत में। उसके बावजूद इस धात को वहां से निकाला गया और फिर खसूसी तजिया किया गया तो पता चला कि ये वाकई इस कदर नाकिस हालत में है कि उससे 1 ग्राम भी धात काम नहीं आ सकती। डैनी ने तफसील बताते हुए कहा। ओह वेरी बैड, ओह वेरी बैड। सारी मेहनत और उस पर खर्च किया गया सारा सरमाया फजूल रहा। वेरी बैड, मार्थर ने बड़े अफसोस भरे लहजे में कहा। अब हमारे लिए क्या हुक्म है? डैनी ने कहा। तुम दोनों वापस आ जाओ और क्या हुक्म करना है? मार्थर ने जवाब दिया और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर मायूसी के तसरात नुमाया थे। अब केस क्लोज करके दाखिल दफ्तर कर दिया जाए और क्या हो सकता है? मार्थर ने चंद लम्हों बाद एक तवील सांस लेते हुए कहा और एक बार फिर सामने मौजूद फाइल पर झुक गया। लेकिन दूसरे लम्हे उसने उसे जलाए हुए अंदाज में बंद करके मेज़ की दराज में रख दिया और साइड रैक में मौजूद शराब की बोतल उठाकर उसने मेज़ पर रखी और फिर रैक से गिलास उठाकर उसने बोतल से शराब गिलास में डाली। बोतल वापस रैक में रखी और गिलास उठाकर होंठों से लगा लिया और फिर वक्फे वक्फे से शराब की चुस्कियां लेने लगा। उसके चेहरे पर अब गौर व फिक्र के तसरात नुमाया थे। ये एशियाई लोग खुद भी अहमक होते हैं और दूसरों को भी अहमक बना देते हैं। कितना शोर था इस एशियाई डॉक्टर का और क्या नतीजा निकला। नॉनसेंस लोग हैं ये सब एशियाई। मार्थर ने शराब की चुस्कियां लेने के साथ साथ बड़बड़ाते हुए अंदाज में बोलते हुए कहा। गिलास खाली होने पर उसने गिलास को भी वापस रैक में रखा और अब वो ऑफिस से उठकर जाने का सोच ही रहा था कि फ़ोन की घंटी एक बार फिर बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। रॉबर्ट बोल रहा हूँ बॉस, दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। यस, कोई ख़ास बात? मार्थर ने पूछा। डॉक्टर विक्टर ने अपने एक साथी थारसन के साथ रूसियाई एजेंट ज़ारूफ से खुफिया मुलाकात की है, दूसरी तरफ से कहा गया। डॉक्टर विक्टर? कौन डॉक्टर विक्टर? मार्थर ने सवालिया लहजे में कहा। माइंड साइकोलॉजी का डॉक्टर विक्टर, जिसे आपने पाकिस्तान भेजा था एशियाई माहिर मादनियात के जहन से मालूमात हासिल करने के लिए, रॉबर्ट ने तफसील से बात करते हुए कहा। तो मार्थर चौंक पड़ा। तो फिर इसमें ख़ास बात क्या है? हमारा काम तो उसने कर दिया था, अब वो किससे मिलता है और किससे नहीं मिलता उससे हमें क्या मतलब हो सकता है? मार्थर ने जवाब देते हुए कहा। जहाँ तक मैंने मालूमात हासिल की हैं उनके मुताबिक ये मुलाकात मशकूक है, क्योंकि ये मुलाकात ख़ास तौर पर एक होटल के स्पेशल रूम में की गई है। ऐसी मुलाकातें उस वक्त की जाती हैं जब मामलात को इंतहाई खुफिया रखना होता है, रॉबर्ट ने कहा। तो तुम क्या चाहते हो? मार्थर ने मुंह बनाते हुए कहा। मेरा ख्याल है कि हमें इस डॉक्टर विक्टर को चेक करना चाहिए कि वो रूसियाई एजेंट से ऐसी खुफिया मुलाकातें क्यों कर रहा है, रॉबर्ट ने कहा। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। वो अपने काम में बेहद माहिर है और जिस तरह हमें उसकी ज़रूरत पड़ती रहती है उसी तरह दूसरे भी उसकी खिदमत हासिल कर सकते हैं। अलबत्ता तुम सिर्फ इसकी निगरानी कराओ, अगर कोई ख़ास बात सामने आए तो फिर मुझे इतला देना, मार्थर ने तेज़ लहजे में कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही मार्थर ने रिसीवर रख दिया। नॉनसेंस, खामखा के मसाइल खड़े करने का क्या फ़ायदा? मार्थर ने ऊंची आवाज़ में बड़बड़ाते हुए कहा और एक बार फिर उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए।
वो अपनी गर्लफ्रेंड मार्थी को फ़ोन कर रहा था क्योंकि वो डैनी की रिपोर्ट से खासा जहनी दबाव महसूस कर रहा था और उसकी आदत थी कि जब भी वो जहनी दबाव के शिकार होता तो मार्थी के पास चला जाता था और फिर वहाँ हल्की फुल्की गपशप से वो जहनी दबाव से आज़ाद हो जाता था। अब भी जहनी दबाव को महसूस करते हुए उसने मार्थी के पास जाने का सोचा, लेकिन पहले वो मालूम करना चाहता था कि क्या मार्थी अपने फ्लैट में मौजूद है या नहीं। उसने मार्थी के नंबर प्रेस किए। दूसरी तरफ से घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी और फिर रिसीवर उठा लिया गया। यस, मार्थी बोल रही हूँ। दूसरी तरफ से एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। मार्थर बोल रहा हूँ, तुम्हारा कहीं जाने का प्रोग्राम तो नहीं है? मार्थर ने कहा। फिलहाल तो नहीं है। क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? कोई ख़ास बात? मार्थी ने कहा। मैं सख्त ज़हनी दबाव का शिकार हूँ। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास चला आऊँ क्योंकि तुम्हारी हल्की फुल्की की गुफ्तगू से मेरा ज़हनी दबाव ख़त्म हो जाएगा। मार्थर ने कहा। अरे फिर फ़ौरन आ जाओ। मैं तुम्हारा ज़हनी दबाव इस तरह निचोड़ लूँगी जैसे लीमू को निचोड़ा जाता है। दूसरी तरफ से मार्थी ने हंसते हुए कहा तो मार्थर भी बेख्तियार हंस पड़ा। बस ऐसी ही तुम्हारी बातें मुझे पसंद हैं, मैं आ रहा हूँ। मार्थर ने हंसते हुए कहा और फिर रिसीवर रखकर वो उठा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार उस रिहायशी प्लाजा की पार्किंग में पहुंच गई जिस प्लाजा में मार्थी का लग्जरी फ्लैट था। कार लॉक करके वो लिफ्ट के जरिए 18वीं मंजिल पर पहुंच गया। लिफ्ट से निकलकर वो मार्थी के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। राहदारी बिल्कुल खाली थी क्योंकि ये वक्त ऑफिस का था और फ्लैटों में रहने वाले अफराद अपने अपने काम पर गए हुए थे। मार्थी चूंकि एक नाइट क्लब की सुपरवाइजर थी इसलिए वो रात को वहां जाती थी और दिन को अपने फ्लैट पर ही रहती थी। मार्थर से उसकी दोस्ती 10-12 सालों से थी और मार्थर उसे बहैसियत दोस्त बेहद पसंद भी था। मार्थी के फ्लैट का दरवाज़ा बंद था। मार्थर ने कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। कौन है? मार्थी की आवाज़ सुनाई दी। मार्थर ने जवाब दिया तो हल्की सी कटाक के साथ राब्ता ख़त्म हो गया और चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला तो मार्थी दरवाजे पर मौजूद थी। आओ, मार्थी ने एक तरफ हटते हुए कहा तो मार्थर सर हिलाता हुआ अंदर चला गया। मार्थी ने दरवाज़ा बंद करके लॉक कर दिया। क्या हुआ है तुम्हें? लगता है जैसे सदियों से बीमार हो। मार्थी ने कदरे तशवीश भरे लहजे में कहा। कुछ नहीं, बस ख्वामखा का ज़हनी दबाव है। मार्थर ने एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा तो मार्थी ने इस बात में सर हिला दिया और फिर एक अलमारी से उसने शराब की बोतल और 2 गिलास निकालकर दरमियानी मेज़ पर रखे और फिर बोतल खोलकर उसने दोनों गिलासों में शराब डाली और एक गिलास मार्थर की तरफ बढ़ा दिया। क्या कोई ज़ाती मसला है? मार्थी ने अपना गिलास उठाते हुए कहा। नहीं, ऑफिस का मसला है। मसला तो ख़त्म हो गया है लेकिन रिजल्ट हमारे हक में नहीं निकला, इसलिए ज़हनी दबाव है। मार्थर ने शराब का घूंट लेते हुए कहा। मतलब है कि तुम्हारी एजेंसी किसी मिशन में नाकाम हो गई है? मार्थी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, यूं ही समझ लो, मार्थर ने मुख्तसर से जवाब देते हुए कहा। मुझे तफसील बताओ, उससे तुम्हारा ज़हनी दबाव हल्का हो जाएगा। मार्थी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें मालूम तो है कि हमारी एजेंसी साइंसी धातुओं और लेबॉर्ट्रियों पर काम करती है। हमें इत्तला मिली कि पाकेशिया के एक माहिर मादनियात ने जो रिटायर हो चुका है एक ऐसी धात का सुराग लगाया है जो सुपर पावर्स के लिए इंतहाई कारआमद और इंतहाई कीमती है। हमने ये धात हासिल करने का प्रोग्राम बनाया। इस माहिर मादनियात को बड़ी बड़ी रकमों की ऑफ़र की गई लेकिन वो मुहिब्बे वतन आदमी था, इसलिए हमारी तमाम पेशकशें उसने ठुकरा दी। उसके बाद हमने उसे अगवा करके एक्रेमिया ले आने की प्लानिंग की लेकिन किसी न किसी वजह से अगवा ना हो सका तो हमने यहाँ से जहन रीडिंग करने वाले माहिरीन वहाँ भेजे और साथ ही इंतहाई जदीद तरीन मशीनरी भी भेजी गई ताकि उसके जहन में मौजूद उस धात के बारे में तमाम मालूमात हासिल कर ली जाएँ। और ऐसे ही हुआ और हमें मालूमात मिल गई जबकि वो माहिर मादनियात हलाक हो गया। इन मालूमात की बिना पर हमने उस सपाट पर काम किया जहां ये धात मौजूद थी और हम खुश थे कि किसी को इल्म भी ना हो सकेगा और हम ये इंतहाई कीमती धात हासिल कर लेंगे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले इत्तला मिली है कि उस सपाट से वो धात मिली तो है लेकिन बहुत कम मिकदार में और वो भी इंतहाई नाकिस हालत में जो किसी काम भी नहीं आ सकती। इस रिपोर्ट ने मुझे बेहद धचका पहुंचाया है क्योंकि जब ये रिपोर्ट सेक्रेटरी साइंस को भिजवाई जाएगी तो वो मेरे खिलाफ आसमान सर पर उठा लेगा। मार्थर ने मुख्तसर अल्फाज में मिशन के बारे में बताते हुए कहा।
ये वाकई खासा बड़ा धचका है, सारी मेहनत ज़ाया गई। मार्थी ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। हाँ, लेकिन अब क्या किया जा सकता है? मार्थर ने तवील सांस लेते हुए कहा। किस माहिर को भिजवाया था तुमने? चंद लम्हों की खामोशी के बाद मार्थी ने कहा तो मार्थर बेइख्तियार चौंक पड़ा। क्यों? तुम क्यों पूछ रही हो? मार्थर ने चौंक कर कहा। तुम बताओ तो सही, मेरे जहन में एक ख्याल आया है, मार्थी ने इसरार करते हुए कहा। डॉक्टर विक्टर को, जिसका क्लिनिक वेनसायर एवेन्यू में है, मार्थर ने जवाब देते हुए कहा तो मार्थी बेइख्तियार उछल पड़ी। ओह ओह, मैं इस डॉक्टर को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, ये अक्सर हमारे क्लब में आता रहता है, मार्थी ने कहा। हाँ, एक्रेमिया में वो अपने मजमून का सबसे बड़ा माहिर है, मार्थर ने जवाब देते हुए कहा। अपने मजमून में वो माहिर ज़रूर होगा, लेकिन वो इंतहाई लालची और बेईमान आदमी है, दौलत का पुजारी है और दौलत की खातिर वो कुछ भी कर सकता है। ये मेरी रीडिंग है, मार्थी ने कदरे पुरजोश लहजे में कहा। होगा, लेकिन उससे हमारा क्या ताल्लुक? मैं तो समझता हूँ कि यहाँ मगरबी दुनिया में हर आदमी दौलत का परस्तार है, क्योंकि यहाँ दौलत के बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, मार्थर ने कहा। हो सकता है कि इस डॉक्टर विक्टर ने कोई चक्कर चलाया हो मजीद दौलत कमाने की गर्ज से, मार्थी ने कहा तो मार्थर बेख्तियार उछल पड़ा। क्या कह रही हो? कैसा चक्कर? मार्थर ने हैरान होते हुए कहा। अब मैं ये तो नहीं बता सकती, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि ये आदमी काबिल एतमाद नहीं है। हो सकता है कि उसने गलत निशानदेही की हो और असल सपाट वो किसी और को फ़रोख्त करने के चक्कर में हो ताकि कसीर दौलत कमा सके, मार्थी ने कहा। ओह ओह, ऐसा भी हो सकता है। ओह, वेरी बैड। फिर तो रॉबर्ट दुरुस्त कह रहा था, मैंने उसे अहमियत ना दी थी, मार्थर ने तेज तेज लहजे में कहा। क्या कहा है रॉबर्ट ने? मार्थी ने पूछा। उसने मुझे फ़ोन करके बताया है कि डॉक्टर विक्टर रूसियाई एजेंट ज़ारूफ से खुफिया मुलाकातें कर रहा है, लेकिन मैंने उसे अहमियत ना दी। अब तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ख्याल आ रहा है कि कहीं वाकई वो कोई चक्कर न चला रहा हो, मार्थर ने कहा। रॉबर्ट को मैं जानती हूँ, वो बेहद ज़हीन आदमी है और रूसियाई एजेंट और खुफिया मुलाकातों की खबर के बाद अब मैं कन्फर्म हो गई हूँ कि तुम्हें धोखा दिया गया है। असल मामलात छुपाए गए हैं और ये लालची डॉक्टर विक्टर रूसिया से भारी दौलत हासिल करने के लिए असल मामलात उन्हें दे रहा होगा, मार्थी ने बड़े कन्फर्म लहजे में कहा। लेकिन जिस सपाट की निशानदेही उसने की है वहाँ से धात तो मिली है, लेकिन कम और नाकिस हालत में, मार्थर ने कहा। हो सकता है कि ऐसे कई सपाट हों, कहीं नाकिस धात हो और कहीं अच्छी हालत में हो, मार्थी ने जवाब दिया। ओह हाँ, ऐसा भी हो सकता है, मैं मालूम कराता हूँ, मार्थर ने कहा और सामने मेज़ पर मौजूद फ़ोन का रिसीवर उठाकर उसने नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। रॉबर्ट बोल रहा हूँ। राब्ता होते ही दूसरी तरफ से रॉबर्ट की आवाज़ सुनाई दी। मार्थर बोल रहा हूँ रॉबर्ट, मार्थर ने कहा। यस बॉस, हुक्म, दूसरी तरफ से इस बार मुअद्दबाना लहजे में कहा गया। डॉक्टर विक्टर की निगरानी कर रहे हो या नहीं, मार्थर ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया। ऐसा करो कि उसे अगवा करके स्पेशल पॉइंट पर पहुंचा दो, वहां उसे ब्लैक के हवाले कर देना। मैंने फैसला कर दिया है कि मैं उसे पूछ कुछ करूंगा ताकि हतमी तौर पर यह मालूम हो सके वो क्या खेल खेल रहा है, मार्थर ने कहा। यस बॉस, हुक्म की तामील होगी, आपको इतला देनी है, रॉबर्ट ने कहा। नहीं, मैं ऑफिस में नहीं हूँ, मुझे ब्लैक खुद ही इतला दे देगा, मार्थर ने जवाब देते हुए कहा। ओके बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया तो मार्थर ने ओके कहकर क्रेडल दबाया और फिर ट्यून आने पर उसने एक बार फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। स्पेशल पॉइंट, राब्ता होते ही एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। मार्थर बोल रहा हूं ब्लैक, मार्थर ने कहा। यस बॉस, हुक्म, दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में कहा गया। रॉबर्ट एक आदमी को अगवा करके तुम्हारे पास पहुंचाएगा, उसे राड्स में जकड़ देना और फिर मुझे मार्थी के फ्लैट पर इतला देना, उससे मैंने खुद आकर पूछ कुछ करनी है, मार्थर ने कहा। यस बॉस, हुक्म की तामील होगी, ब्लैक ने जवाब दिया तो मार्थर ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। अब कुछ ज़हनी दबाव हल्का हुआ है या नहीं, मार्थी ने मुस्कुराते हुए कहा तो मार्थर बेख्तियार हंस पड़ा। तुम्हारी सोबत का यही तो फ़ायदा है, क्योंकि तुम में जहानत भी है और ख़ूबसूरती भी।
ये दोनों चीजें बैक वक्त किसी खातून में बहुत कम इकट्ठी होती हैं। मार्थर ने हंसते हुए कहा तो मार्थी भी बेइख्तियार हंस पड़ी। फिर तकरीबन 2 घंटे बाद फोन की घंटी बज उठी तो मार्थी ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। मार्थी बोल रही हूँ, मार्थी ने कहा। ब्लैक बोल रहा हूँ, यहाँ बॉस मौजूद होंगे। दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई दी, वो वॉशरूम में गए हैं, तुम 10 मिनट बाद दोबारा फ़ोन करना। मार्थी ने जवाब देते हुए कहा। ओके, ब्लैक ने जवाब दिया तो मार्थी ने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। किसका फ़ोन था? मार्थर ने वॉशरूम से बाहर आते हुए पूछा। ब्लैक का, वो 10 मिनट बाद दोबारा फ़ोन करेगा, मार्थी ने जवाब देते हुए कहा तो मार्थर ने इस बात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन 10 मिनट बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो इस बार मार्थर ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, मार्थर ने कहा। ब्लैक बोल रहा हूँ बॉस, स्पेशल पॉइंट से। रॉबर्ट एक बेहोश आदमी को यहाँ पहुँचाकर वापस चला गया है और मैंने उस आदमी को 0 रूम में राड्स में जकड़ दिया है, ब्लैक ने कहा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मार्थर ने कहा और रिसीवर रख दिया। ओके मार्थी, अब मैं चलता हूँ, मार्थर ने कहा। अब तो ज़हनी दबाव मुकम्मल ख़त्म हो गया होगा, मार्थी ने शरारत भरे लहजे में कहा तो मार्थर बेख्तियार हंस पड़ा और फिर मुड़कर वो बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार एक कॉलोनी की कोठी में दाखिल हो रही थी। ये कोठी एजेंसी की मलकियत थी और यहाँ मार्थर ने स्पेशल पॉइंट बनाया हुआ था। यहाँ का इंचार्ज ब्लैक था। ब्लैक लम्बे कद और वर्जिशी जिस्म का मालिक था। मार्थर ने कार रोकी और फिर नीचे उतरकर उसने ब्लैक को साथ लिया और 0 रूम की तरफ बढ़ गया। 0 रूम एक खासा बड़ा कमरा था जिसमें सामने दीवार से थोड़ा आगे 5 लोहे की कुर्सियां मौजूद थीं, जिनमें से एक कुर्सी पर डॉक्टर विक्टर बेहोशी के आलम में ढलके हुए अंदाज में बैठा हुआ था। उसके जिस्म के गिर्द लोहे के मजबूत राड्स मौजूद थे। इन कुर्सियों से खासे फासले पर एक कुर्सी मौजूद थी। इसे होश में ले आओ, रॉबर्ट ने बताया होगा कि उसे कैसे बेहोश किया गया है, मार्थर ने ब्लैक से कहा। यस बॉस, उसे गैस से बेहोश किया गया है और उसका एंटी मेरी जेब में है, ब्लैक ने कहा और फिर जेब से एक छोटी बोतल निकालकर वो डॉक्टर विक्टर की तरफ बढ़ा। उसने बोतल का ढक्कन हटाया और बोतल का दहाना डॉक्टर की नाक से लगा दिया। चंद लम्हों बाद उसने बोतल हटाई और उस पर ढक्कन लगाकर उसने उसे जेब में रख लिया। अलमारी से कोड़ा निकाल लाओ, शायद ये इस्तेमाल करना पड़े, मार्थर ने कहा तो ब्लैक सर हिलाता हुआ कमरे के कोने में मौजूद अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसने अलमारी खोलकर उसमें से एक कोड़ा निकाला और अलमारी बंद करके वो वापस मुड़ा और आकर साइड पर खड़ा हो गया। चंद लम्हों बाद डॉक्टर विक्टर के जिस्म में हरकत के आसार नुमायां होने लगे और थोड़ी देर बाद डॉक्टर विक्टर ने आंखें खोल दी। पहले चंद लम्हों तक तो उसकी आंखों में धुंध सी छाई रही, लेकिन फिर एक झटके से उसने उठने की कोशिश की, लेकिन राड्स में जकड़ा होने की वजह से वो सिर्फ कसमसाकर ही रह गया। अलबत्ता उसका ढलका हुआ जिस्म तन गया था। ये क्या है? मम मैं यहाँ, क्या मतलब? डॉक्टर विक्टर ने रुक कर और इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। तुम क्रॉसवर्ल्ड के स्पेशल पॉइंट पर हो डॉक्टर विक्टर, और मैं क्रॉसवर्ल्ड का चीफ मार्थर हूँ, मार्थर ने तेज लहजे में कहा। ओह आप? हाँ, मैं आपको पहचान गया हूँ, लेकिन ये सब क्या है? मैं यहाँ कैसे पहुँचा और ये मुझे क्यों इस तरह जकड़ा गया है? मैंने क्या किया है? डॉक्टर विक्टर ने पहले की तरह इस बार भी हैरत भरे लहजे में कहा। तुमने हुकूमत क्रीमिया के साथ धोखा किया है डॉक्टर विक्टर। तुमने पाकिस्तान में माहिर मादनियात डॉक्टर अब्दुल गफ्फार के जहन को मशीन के जरिए कंट्रोल करके बेरिलियम धात के बारे में मालूमात हासिल की और इस काम के लिए तुम्हें हुकूमत की तरफ से खासी भारी रकम भी दी गई, लेकिन तुमने असल मालूमात छुपा ली और तुम इन मालूमात का सौदा रूसिया हुकूमत से करने की कोशिश कर रहे हो। तुमने रूसियाई एजेंट ज़ारूफ से खुफिया मुलाकातें की हैं। इस जुर्म में तुम्हें सजाए मौत भी हो सकती है, मार्थर ने सख्त लहजे में बात करते हुए कहा। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने जो मालूमात हासिल की थी वो तहरीरी तौर पर आपको दे दी। और कौन सी मालूमात हैं? डॉक्टर विक्टर ने हैरत भरे लहजे में कहा, लेकिन मार्थर उसका चेहरा देखते ही पहचान गया कि डॉक्टर ब्लफ कर रहा है। डॉक्टर विक्टर, तुम जहां इस वक्त मौजूद हो यहाँ तुम्हारी चीखें सुनने वाला भी कोई नहीं है और तुम्हारे जिस्म की एक एक हड्डी तोड़ दी जाएगी, इसलिए जो सच है वो बता दो, मार्थर ने पहले से भी ज्यादा सख्त लहजे में कहा।
मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई धोखा नहीं किया। ज़ारूफ से मुलाकात ज़रूर हुई है, लेकिन वो भी मुझे इस किस्म के किसी काम के लिए हायर करना चाहता था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया, डॉक्टर विक्टर ने कहा। ब्लैक, मार्थर ने तेज लहजे में कहा। यस बॉस, ब्लैक ने आगे बढ़ते हुए मुअद्दबाना लहजे में कहा। डॉक्टर विक्टर पर उस वक्त तक कोड़े बरसाओ जब तक ये जबान न खोल दे, और डॉक्टर विक्टर मैं 5 तक गिनूंगा, उसके बाद तुम्हारा जो हशर होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। मैं अब भी हल्फन वादा करता हूँ कि अगर तुम सच बता दो तो तुम्हें खामोशी से जिंदा छोड़ दिया जाएगा और किसी को मालूम न हो सकेगा कि तुमने हमारे साथ धोखा किया है। मैं गिनती शुरू कर रहा हूँ। 1। मार्थर ने रुक रुक कर गिनती गिनना शुरू कर दी, जबकि इस दौरान ब्लैक हवा में कोड़ा चटखाता रहा और शराब शराब की आवाज़ों से कमरा गूंज रहा था। मार्थर की गिनती जारी थी। रुक जाओ, मैं बताता हूँ, रुक जाओ, यकलख्त विक्टर ने हज़ियानी अंदाज में चीखते हुए कहा। तो मार्थर ने ना सिर्फ गिनती रोक दी, बल्कि ब्लैक को भी उसने हाथ के इशारे से रोक दिया। हाँ बोलो, मगर उसे आखिरी मौका समझना, वरना गिनती पूरी हो जाएगी और फिर तुम्हारी हड्डियाँ टूट जाएंगी, मार्थर ने कहा। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मैं लालच में अंधा हो गया था। मैंने मालूमात का वो हिस्सा छुपा लिया था जिसमें दांत का बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद था, डॉक्टर विक्टर ने रुक रुक कर बोलते हुए कहा। तफसील बताओ, तफसील, मार्थर ने तेज़ लहजे में कहा। मैंने पाकिस्तानी माहिर मादनियात डॉक्टर अब्दुल गफ़ार के जहन को मशीन के ज़रिए ओपन किया तो वहाँ 2 सपाट्स मौजूद थे, जिनमें से एक सपाट पर उस आदमी के जहन के मुताबिक बहुत कम मिकदार में दांत मौजूद थी, और ना सिर्फ कम थी बल्कि वो इंतहाई नाकिस हालत में थी, जबकि दूसरे सपाट में सैकड़ों ग्राम दांत खालिस और अच्छी हालत में थी। मैंने कम मिकदार वाली दांत का सपाट हुकूमत एक्रेमिया को दिया, जबकि असल सपाट मैंने रोक लिया। मैं चाहता था कि इस सपाट को किसी सुपर पावर के पास फ़रोख्त करके भारी दौलत कमा लूँगा, इसलिए मैंने रूसियाई एजेंट ज़ारूफ से मुलाकात की और ज़ारूफ ने आज जवाब देना था। बस यही है असल बात, डॉक्टर विक्टर ने तफसील बताते हुए कहा। इस दूसरे सपाट की तफसील कहाँ है, मार्थर ने पूछा। मेरे ऑफिस में मौजूद खुफिया सेफ में है, डॉक्टर विक्टर ने जवाब दिया। तुम्हारे ऑफिस में इस वक्त कौन होगा, मार्थर ने पूछा। मुझे छोड़ दो और मेरे साथ अपना आदमी भेज दो, मैं फ़ाइल उसे दे दूंगा, डॉक्टर विक्टर ने कहा। नहीं, जब तक फ़ाइल हमारे हाथ नहीं आएगी तब तक तुम यहाँ मौजूद रहोगे, मार्थर ने कहा। तो मुझे फ़ोन ला दो, मैं फ़ोन करके अपने असिस्टेंट मर्फी को कह देता हूँ कि वो सेफ खोलकर फ़ाइल दे दे, डॉक्टर विक्टर ने कहा। ब्लैक, कार्डलेस फ़ोन सेट ले आओ, मार्थर ने ब्लैक से कहा। यस बॉस, ब्लैक ने कहा, और फिर उसने कोड़ा लपेटकर बेल्ट से लटकाया और फिर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद उसकी वापसी हुई तो उसके हाथ में एक कार्डलेस फ़ोन सेट मौजूद था। उसने फ़ोन मार्थर को दे दिया। हाँ, नंबर बताओ, मार्थर ने डॉक्टर विक्टर से मुखातिब होकर कहा। तो डॉक्टर विक्टर ने नंबर बताने शुरू कर दिए, जिन्हें मार्थर साथ साथ प्रेस करता जा रहा था। आखिर में उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। मेरा आदमी रॉबर्ट उसके पास जाएगा, मार्थर ने फ़ोन सेट साथ खड़े ब्लैक को देते हुए कहा। अच्छा, डॉक्टर विक्टर ने कहा। तो ब्लैक ने आगे बढ़कर फ़ोन सेट को डॉक्टर विक्टर के कान से लगा दिया। यस, मर्फी बोल रहा हूँ, राब्ता होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। डॉक्टर विक्टर बोल रहा हूँ, डॉक्टर विक्टर ने कहा। ओह सर, आप खामोशी से चले गए, चंद ज़रूरी फ़ोन्स करने थे आपने, मर्फी ने कहा। वो हो जाएंगे, तुम्हारे पास एक आदमी रॉबर्ट नाम का पहुंच रहा है, तुमने उसे मेरे सेफ में मौजूद फ़ाइल निकाल कर देनी है जिस पर पाकेशिया लिखा हुआ है। सुन लिया है तुमने, डॉक्टर विक्टर ने तहख़माना लहजे में कहा। यस सर, पाकेशिया फ़ाइल रॉबर्ट को देनी है, मर्फी ने जवाब देते हुए कहा। हाँ, ये फौरी होना चाहिए, डॉक्टर विक्टर ने कहा, और साथ ही उसने सर को इस अंदाज में हिलाया जैसे वो कह रहा हो कि फ़ोन ऑफ कर दो। तो ब्लैक ने फ़ोन हटाकर उसको ऑफ कर दिया और फिर फ़ोन सेट वापस लाकर मार्थर को दे दिया। मार्थर ने उसे ऑन कर दिया और एक बार फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। रॉबर्ट बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद रॉबर्ट की आवाज़ सुनाई दी। मार्थर बोल रहा हूँ, मार्थर ने कदरे सख्त लहजे में कहा। यस बॉस, हुक्म, रॉबर्ट ने इस बार मुअद्दबाना लहजे में कहा।
डॉक्टर विक्टर के क्लिनिक जाओ, वहां उनका असिस्टेंट मर्फी मौजूद होगा। तुमने उसे अपना नाम रॉबर्ट बताना है। वो तुम्हें एक फाइल ला देगा जिस पर पाकेशिया लिखा हुआ है। तुमने ये फाइल फौरी तौर पर स्पेशल पॉइंट पर पहुंचानी है, मार्थर ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया तो मार्थर ने फोन ऑफ करके कुर्सी के साथ पड़ी हुई तिपाई पर रख दिया। तुमने जो पहले सपाट बताया था, क्या वो भी इस फाइल में दर्ज है? मार्थर ने डॉक्टर विक्टर से पूछा। नहीं, वो मैंने तहरीर करके हुकूमत को पेश कर दिया था। इस फाइल में दूसरा सपाट है जहां कसीर तादाद में खालिस धात मौजूद है, डॉक्टर विक्टर ने कहा। दोनों सपाट्स के दरमियान कितना फासला है? मार्थर ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने दोनों सपाट्स का दौरा नहीं किया था। हम तो फौरी तौर पर वापस आ गए थे, डॉक्टर विक्टर ने कहा। लेकिन तुम्हें गलती भी तो लग सकती है, क्योंकि पाक एशिया तुम्हारे लिए अजनबी मुल्क था, मार्थर ने कहा। जो कुछ मशीन ने बताया मैंने वही लिखा है, अपनी तरफ से एक लफ्ज़ भी नहीं लिखा, डॉक्टर विक्टर ने कहा। तो मार्थर ने इस बात में सर हिला दिया और फिर वो उठ खड़ा हुआ। अभी उसे इसी हालत में रहने दो, जब फाइल आएगी तो फिर उसे छोड़ देंगे। मैं मेन रूम जा रहा हूँ, मार्थर ने ब्लैक से मुखातिब होकर कहा। यस सर, ब्लैक जीरो ने कहा और मार्थर जीरो रूम से निकलकर करीब ही एक कमरे में आ गया जिसे मीटिंग रूम के अंदाज में सजाया गया था। साइड पर एक रैक मौजूद था जिसमें काफ़ी तादाद में शराब की बोतलें मौजूद थीं। मार्थर ने एक बोतल और एक गिलास उठाया और उन्हें मेज़ पर रखकर वो खुद भी कुर्सी पर बैठ गया। फिर बोतल का ढक्कन हटाकर उसने गिलास में शराब उड़ने ली और बोतल को बंद करके उसने गिलास उठाया और चुस्कियां लेना शुरू कर दी। उसे इस बात पर खुशी महसूस हो रही थी कि उसका मिशन नाकाम नहीं हुआ। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी तो वो समझ गया कि रॉबर्ट फाइल ले आया होगा। फिर थोड़ी देर बाद ब्लैक कमरे में दाखिल हुआ तो उसके हाथ में एक फाइल थी। रॉबर्ट फाइल दे गया है, ब्लैक ने कहा और हाथ में पकड़ी हुई फाइल मार्थर के सामने रख दी। तुम जीरो रूम में जाओ, जब तक मैं फाइल चेक न कर लूं तब तक उसका रॉड्स में जकड़ा रहना ज़रूरी है, मार्थर ने कहा। यस बॉस, ब्लैक ने कहा और वापस मुड़ गया। मार्थर ने सामने मेज़ पर मौजूद फाइल को देखा। फाइल कवर पर पाकेशिया का लफ्ज़ वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ था। उसने फाइल खोली तो उसमें सिर्फ 2 सफ़हात थे जिन पर तहरीर हाथ से लिखी हुई थी। वो इस तहरीर को पढ़ता रहा। उसने फाइल को एक बार नहीं बल्कि कई बार पढ़ा और फिर एक तवील सांस लेते हुए उसने फाइल बंद की और उसे तह करके कोट की अंदरूनी जेब में रखा और फिर वो उठकर जीरो रूम की तरफ बढ़ गया। ब्लैक, बाहर आओ, मार्थर ने दरवाजे पर रुककर कहा तो ब्लैक बाहर आ गया। यस बॉस, ब्लैक ने कदरे हैरत भरे लहजे में कहा। शायद उसे मार्थर के इस तरह दरवाजे पर रुककर उसे बुलाने की वजह समझ में न आ सकी थी। मैं जा रहा हूं तो मिस डॉक्टर विक्टर को गोली मारकर हलाक कर दो और फिर इसकी लाश किसी ऐसी जगह फेंक देना जहां से ये पुलिस को दस्तयाब हो सके, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये इस फाइल के बारे में रूसियाई एजेंट को बताए और रूसियाई एजेंट्स हमारे खिलाफ काम शुरू कर दें, मार्थर ने कहा। फिर तो बहुत से इसके असिस्टेंट का भी खात्मा कराना होगा, क्योंकि उसे तो मालूम है कि फाइल कौन ले गया है, ब्लैक ने कहा। यह काम रॉबर्ट आसानी से कर लेगा, तुम अपना काम करो, मार्थर ने कहा। यस बॉस, ब्लैक ने मौदबाना लहजे में कहा और फिर मार्थर पोर्च में खड़ी अपनी कार की तरफ बढ़ गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।